सबका बीपीएससी टीआरई पीजीटी टीजीटी के बायोलॉजी की इस क्लास में। बायोलॉजी क्या, आप जूलॉजी कह सकते हैं। जूलॉजी में जिसमें अभी तक हम लोगों ने रिस्पायरेशन तक के टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इन सारे वीडियो को इसी चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी क्लास है, वो ब्लड सर्कुलेशन पे होगा। आज हम ब्लड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट भी आने वाला, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है, नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दी गई हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी तत्काल प्रभाव से वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का। हाँ, एक बात और आपसे शेयर करनी थी। आप लोगों में से ही, आप लोगों का ही कमेंट आ रहा है कि मैम यूपी टेट के लिए बायोलॉजी के क्लासेस करा दीजिए, साइंस के क्लासेस करा दीजिए। तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, हम आपको बहुत जल्द यूथ पब्लिकेशन का यूपी टेट का साइंस का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने और साथियों और दोस्तों को इस चैनल से जोड़ सकें तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका टीजीटी और उत्तराखंड पीसीएस दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ या फिर बेनस। ह्यूमन का जो हार्ट होता है, मानव को जो हृदय होता है, वो कैसा होता है? तंत्रिका जन, पेशी जनक, दोनों या सिरा परक। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताते हुए चलूंगी, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप मार्क कर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोजेनिक। मानव का जो हृदय होता है वो पेशीजनक यानी मायोजेनिक होता है। पेशीजनक हृदय कशेरुकी की विशेषता होते हैं। कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स जैसे कि ह्यूमंस, जहाँ निरंतर लयबद्ध संकुचन होता रहता है। हृदय की मांसपेशियों का प्रत्येक संकुचन नाड़ी या सहद नाड़ी या हृदय गति के रूप में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। मानव हृदय का निर्माण हृदयावरली पेशी के द्वारा होता है, जिसकी संरचना तो ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, परंतु ये कार्य कैसी करती है? अनैच्छिक पेशी की तरह। आप सभी ने सुना होगा कि हमारा जो हार्ट है वो अनैच्छिक पेशी हो। अच्छा, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी क्या होता है? तो ऐसी पेशियाँ जो हमारे अकॉर्डिंग कार्य कर सकें, जैसे हम चाहे, जैसे हम अपने हाथों को हिलाना चाहते हैं, हाथ हिल जाएगा। पैरों से चलना चाहेंगे, पैर चल जाएंगे। लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमारा हृदय धड़कना बंद हो जाए? तो क्या हमारे हृदय धड़कना बंद हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अनैच्छिक होता है, और जो हमारे कंट्रोल में होता है वो ऐच्छिक होता है। तो हमारा हार्ट जो है ये अनैच्छिक पेशियों की तरह कार्य करता है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो हार्ट है ये ऐच्छिक पेशी की तरह बना होता है। इसकी जो संरचना होती है ये ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, लेकिन ये कार्य कैसा करता है? अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करता है। ठीक है, न्यूरोजेनिक की अगर बात करें, न्यूरोजेनिक जो तंत्रिका होती है वो जो होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा और ये फाइलम है, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, इसके जो मेंबर होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, तंत्रिका जन होता है। बाकी यहाँ पे ह्यूमन का पूछा है यानी वर्टिब्रेट्स का पूछा है, तो वर्टिब्रेट का कैसा होगा? वर्टिब्रेट का होता है मायोजेनिक। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ व्हिच क्लास पॉसेस द बंडल ऑफ हिंस इज द इन द हर्ट्स। बंडल ऑफ हिंस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबिया या बोथ ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल्स। बंडल ऑफ हिल्स स्तनधारी यानी मैमल्स के हृदय में पाया जाता है। बंडल ऑफ हिल्स का नाम अगर पूछा जाए किसने दिया, तो एक मतलब स्वीडिश के कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था विल्हेम विल्हेम हिस विल्हेम हिस इनका नाम था। इन्होंने बंडल ऑफ हिल्स की संरचना दी। कब दी? तो इन्होंने 1863 से लेके 1934 तक इस पे कार्य किया था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम बंडल ऑफ हिल्स रखा गया था। ठीक है, बंडल ऑफ हिल्स विशिष्ट हृदय पेशी कोशिका है, जो हृदय के मध्य एवी नोड से विद्युत आवेगों को हृदय की दीवार की पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जो प्रतिक्रिया के रूप में हृदय की धड़कन का निर्माण करती है। बंडल ऑफ हिल्स साधारणतः आलिंद और निलय दोनों के बीच में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वीडियो आपको ना सिर्फ बिहार टीआरई, इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ये पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट बिहार पीजीटी में 2019 में आया हुआ है कि बंडल ऑफ हिल्स किसमें पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्तनधारियों में पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों में भी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हार्ट में। कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये एवी जो हृदय के मध्य एवी नोड होता है उसकी दीवारों में पाया जाता है, आलिंद और निलय के बीच में। अगला क्वेश्चन, CD4 टी सेल आर कार्ड, CD4 टी सेल कोशिकाएं कहलाती हैं, किलर टी सेल, हिस्टोसाइट्स, हेल्पर टी सेल या फिर फैगोसोम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा CD4 सेल जो होती है ये हेल्पर टी सेल के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है सहयोगी टी कोशिकाएं कहलाती हैं। या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का प्रकार है, यानी कि ये लिम्फोसाइड है जो प्रतिरक्षा कार्य के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहयोगी टी कोशिकाएं यानी हेल्पर्स टी सेल अपनी सतह पर CD4 प्रोटीन बनाती हैं। CD4 क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो हेल्पर्स टी सेल के द्वारा बनाया जाता है। और टी कोशिकाएं अपने निर्माण के बाद थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं और यहीं पर इनका विकास होता है। इसलिए इन कोशिकाओं के नाम से पहले टी अक्षर जोड़ा गया। टी क्यों, क्योंकि ये थाइमस में चली जाती हैं। और CD4 क्यों, क्योंकि ये CD4 नामक प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। और टी क्यों, क्योंकि ये चली जाती हैं कहाँ पे, थाइमस के पास, इसलिए इन्हें T4 टी सेल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक बार नहीं दो बार आया है, ठीक है। राजस्थान पीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान टीचर की, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला दिया है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय ये ट्राइकास्पिड वाल्व से खुलता है। दायां आलिंद और दायां निलय कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला। तो बिल्कुल सही बात है, इनके बीच एक ट्राइकास्पिड वाल्व लगा होता है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य मिट्रल वाल्व, या जिसे द्विकपाटीय द्विकपर्दी का बाइकास्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। हिंदी इसकी बहुत टफ है। बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व एक ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी सेम्युलर वाल्व, ये भी बिल्कुल सही है कि दाएं निलय व फुफ्फुस धमनी के मध्य जो होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। फिर है बाएं निलय व महाधमनी के बीच द्वार द्विवल्नी कपाट, यानी बाइकास्पिड वाल्व होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाएं निलय व महाधमनी के मध्य जो होता है बाइकास्पिड वाल्व नहीं पाया जाता है। बाइकास्पिड वाल्व बाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है, इसी को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाएं निलय, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य ट्राइकास्पिड वाल्व पाया जाता है। अगर पूछा जाए दाएं निलय व बाएं निलय के व फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी अरोटा के मध्य, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। पहला देख लीजिए, पहला जो आपको बताया गया कि बाएं आलिंद व दाएं निलय, दाएं आलिंद व दाएं निलय। अब देखिए राइट आलिंद व राइट, ये देखिए ये वाला भाग, ये वाला, यहाँ पे क्या पाया गया, ये देखिए ये वाला वाल्व, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इसी को ट्राइकास्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर बायां आलिंद और बायां निलय, ये वाला जो है ये मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व है। क्या है, मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व है। इसके अलावा दाएं निलय व बाएं निलय, दायां निलय और बायां निलय, यानी कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये वाला वेंट्रिकल, ये वाला, इनके बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, सेमी न्यूलर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी न्यूलर वाल्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्लेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से किसे जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में सिरा आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं।
ये जो होता है ये यह दाहिनी आलिंद के शीर्ष भाग पर विशेष कोशिका का एक छोटा पुंज होता है। ऐसे नोड का, इसी को ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड। ऐसे नोड का मुख्य कार्य हृदय में समान गति निर्धारक के रूप में कार्य करना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर इन द वर्टिब्रेट्स हर्ट इन। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हो, मैंने पहले बताया आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टैम्प मार्क करिएगा। यूपी पीसीएस, एलटी, पीजीटी, उत्तराखंड एलटी सब में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। यह एक सक्रिय विभव की शुरुआत करता है जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की विद्युत चालन प्रणाली के माध्यम से गमन करने वाला एक विद्युत आवेश मायोकार्डियल संकुचन के कारण बनता है। इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हेन एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन आर इंजेक्ट इन द बॉडी इट इज कॉल्ड। जब किसी रोगकारी जीव या विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षाएं शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं तो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव यूमिनोजाइशन। तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण कहलाएगा, ठीक है। जब किसी रोगकारी जीव या विश्व के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है यानी इंजेक्ट की जाती है तो यह कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा स्रावित करती हैं, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी स्रावित करती हैं, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करती है, तो आई होप इसका जवाब सभी को पता होगा। बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है ये एंटीबॉडी स्रावित करती है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और यह अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं में विकसित होता है। इसे बी सेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोजोइन अ टॉक्सिन इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर रैप्चर ऑफ आरबीसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें हीमोजोइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरियोसिस या फिर चेचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। मलेरिया में हीमोजोइन एक विष है जो लाल रक्त कणों यानी आरबीसी के फटने के बाद इसमें छोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोजोइन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो रक्त में उपस्थित कुछ परजीवी जैसे मलेरिया के परजीवी, मलेरिया का परजीवी कौन सा है तो प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा रक्त हीमोग्लोबिन के पाचन में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम। यकृत निवाहिकाएं सिरा द्वारा यकृत में रुधिर आता है, हार्ट, स्टमक, किडनी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यकृत यानी कि वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन पोषक तत्वों से भरपूर रक्त जठरांत यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाल से आंत और अन्य भागों जैसे पित्ताशय की थैली हो गई, अग्नाशय हो गया, प्लीहा हो गया, यहाँ तक प्लीहा से यकृत तक ले जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी से हमें एक बीमारी होती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है साइंटिफिक नेम में। तो इससे होने वाली बीमारी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं तो आप इसका जवाब आराम से दे जाएंगे। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है। यह हड्डियों के एक स्पंज जैसा ऊतक है जो रक्त के स्कंदन में यानी कि सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, ब्लड इज अ, ब्लड क्या है तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। कनेक्टिव टिश्यू तो है ही लेकिन ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसे कण पाए जाते हैं जो इसको और थोड़ा सा ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है।
अगर पूछा जाए मानव शरीर में ब्लड की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो मानव शरीर का जितना वजन है उसका 8%, और 8% जिसका भी जितना वजन है उसका 8%, और अगर आपसे लीटर में पूछ लिया जाए तो लगभग 5 लीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मिला लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तो हम आपसे कहना भी छोड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या कार्य करता है, तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये कोशिका पारण, कोशिका पारण यानी कि डिपेडिजीज, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है स्नोफिल। स्नोफिल क्या है, तो स्नोफिल जो है ये है नंबर इंक्रीज इन एलर्जी। ठीक है, नंबर इंक्रीज इन एलर्जी, इससे हो जाएगा। फिर है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स किससे जाएगा, तो मोनोसाइट्स जाएगा आपका किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस। फिर लिम्फोसाइट जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर किसी का आपको नहीं पता है तो आपका लिम्फोसाइट यानी WBC का तो पता होगा, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और जो मोनोसाइट्स होता है ये किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर डी का 1 आपको पता है तो देखिए डी का एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया है, बाकी 2 के ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक कट जाते हैं। इसके अलावा अगर मोनोसाइट आपको पता है कि ये किडनी शेप न्यूक्लियस रखता है अपने पास, तो सी का 2 केवल 1 में दिया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता कौन सा सुमेलित है, कभी पूछता कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया 2 चैम्बर, अच्छा हार्ट के बारे में दिया, किसमें कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है। पहला दिया 2 चैम्बर हार्ट बर्ड्स में, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियन में, 3 चैम्बर हार्ट रेप्टिलिया में, और 4 चैम्बर हार्ट स्तनधारी में। तो आपको बता दें 2 चैम्बर हार्ट जो होता है ये पक्षी वर्ग में, यानी कि ऑप्शन ए ही पहला गलत हो जाएगा। पक्षी वर्ग में दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, यानी कि 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। यह विभाजन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के कुशल प्रवाह में मदद करता है। और 4 चैम्बर हार्ट हम मैमल्स में भी यानी स्तनधारियों में भी पाया जाता है। बात करें 3 चैम्बर हार्ट की, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, या उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। किसमें, उभयचर और सरीसृप में। और अगर पूछा जाए 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, तो ये फिशेज में पाया जाता है। किसमें, फिशेज में यानी पिसीज में पाया जाता है। ठीक, 1 आलिंद 1 निलय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हृदय गति के नियंत्रण में होता है, हृदय बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। हृदय गति किसके नियंत्रण में होता है, नर्व, हार्मोन, एंजाइम, या फिर बोथ नर्व एंड हार्मोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ नर्व एंड हार्मोन। हृदय गति तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों के नियंत्रण में होता है। हृदय गति को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है क्या कहते हैं, ये जो हृदय होता है, हृदय गति, इसके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, इसके जो अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 शाखाओं में बटा होता है। किसमें, 2, एक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और एक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या करता है, ये हृदय गति को तेज करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय गति को तेज करता है, तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये होता है। और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है ये हृदय गति को धीमा करता है और उसके लिए हार्मोन्स निकालता है। तो वो कौन सा है हार्मोन्स होता है, तो वो होता है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन हार्मोन्स ये हृदय गति को धीमा करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा रिलीज होता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों हृदय गति को तेज करता है, जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा रिलीज होता है। यानी कि बोथ इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें हार्मोन्स भी काम कर रहा है और नर्वस सिस्टम भी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटिक वेन। यकृत सिरा में यूरिया की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। अगर पूछा जाए यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में यानी लीवर में होता है। इसमें यूरिया की उच्चतम सांद्रता होती है। ठीक है, ऑप्शन
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक जो है ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वो लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए सबसे कम मात्रा कहाँ होती है तो ब्रिक में होगी, किडनी में होती है। अगला, द नॉर्मल पीएच ऑफ अर्टियल ब्लड इज, धमनी के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? 6.8, 7.8, 7.0, 7.4। धमनी के पीएच का जो समान होता है वो होता है 7.4 पीएच। धमनी के पीएच का जो यानी कि अर्टियल ब्लड जो होता है वो उसका पीएच 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का समान सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 120 से 140, 90 से 120, 60 से 80 या फिर 180 से 160 से 180। हम सभी इसको जानते हैं, ये जो होता है 90 से 120 होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है 90 से 120 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर डायस्टोल पूछ ले तो ये 70 से 80 होता है। अगला, द वयस्क द स्व सॉरी एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट कौन सी है? द हेल्दी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर, कौन सी है? लिम्फोसाइट, बेसनोफिल, मोनोसाइट या फिर एस्नियोफिल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की जो ल्यूकोसाइट है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, लिम्फोसाइट। ये ल्यूकोसाइट क्या होता है तो इसे WBC के नाम से जानते हैं। क्या होता है? WBC भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट में आपका आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनियोफिल। इसके अलावा दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट में आपका आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो सबसे छोटी होती है ये लिम्फोसाइट होती है, इसका व्यास 7 से 10 माइक्रोन होता है, और जो मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी होती है और इसका व्यास जो होता है ये 15 से 18 माइक्रोन होता है। जो एक्स्ट्रा फैट बता रहे हैं उसको भी कहीं नोट करते चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं नोट करने का मन है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आपको रिवीजन में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, निम्नलिखित प्रतिरक्षा ग्लोबिन अणुओं में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा है? अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, आप लोगों से अनुरोध है। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है मैम यूपी टेट का करा दीजिए, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए यूथ पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टेट का भी लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, जिससे टेट की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक हमारी क्लासेस पहुँच जाए। यह आपका अपना परिवार है, इसको इंक्रीज करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षा ग्लोबिन अणुओं में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा पाया जाता है? IgA, IgD, IgM या फिर IgE? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी IgM। IgM जो है ये प्रतिरक्षी अणु सबसे बड़ी प्रतिरक्षी अणु है। ये रक्त और लसिका द्रव में पाया जाता है। इसे प्रतिरक्षा ग्लोबिन यानी कि इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह एक पेंटामर है, इसमें 10 एंटीजन बॉन्ड जगह, इसलिए यह अधिक कुशल और मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? JGA सेल, प्लाज्मा सेल, मैकुलर सेल या फिर इरिथ्रोपोइटिन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए JGA सेल। जब रक्त की मात्रा कम होती है तो गुर्दे में जस्टाग्लोम्युलर कोशिकाएं जो है वो रेनिन को सीधे परिसंचरण में स्रावित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परकंजे फाइबर आर फाउंड इन, परकंजे तंतु कहाँ पाया जाता है? लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में या लीवर में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हार्ट में। परकंजे फाइबर या परकंजे तंत्र जो है ये हार्ट में पाया जाता है। ये एंडोकार्डियक के ठीक नीचे हृदय की आंतरिक निलय की दीवारों में स्थित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति स्कंद मिश्रित मानव रक्त की यदि
अपकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा। यानी कि ह्यूमन का जो ब्लड है एंटीकोगुलेंट है, उसे सेंट्रीफ्यूगल विधि क्या होती है, जो हमारे घर में मिक्सर होता है, जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, जो ऐसे ऐसे गोल 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 चलती रहती है। पूछा जा रहा है अगर इसको जो है सेंट्रीफ्यूगल माध्यम से इसको किया जाए तो इसमें सबसे पहले अपकेंद्रण नली के तल पर क्या बैठेगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है ये सबसे पहले बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे आमतौर पर अगर बात करें तो अपकेंद्रण के मध्य से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अपकेंद्रण के बाद नली में 3 परतें दिखाई देती हैं। निचली जो होती है वो लाल मतलब रेड ब्लड सेल यानी इरिथ्रोसाइट होती है, और बीच वाली जो परत होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है, और ऊपरी जो होती है ये पीली परत होती है जो प्लेटलेट्स की होती है। देखिए, जब सेंट्रीफ्यूगल विधि किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल विधि में सबसे नीचे बैठता है आपका आरबीसी। सबसे नीचे क्या बैठेगा, आरबीसी। इसके ऊपर जाएगा डब्ल्यूबीसी, इसके ऊपर क्या जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और इसके ऊपर आपका चला जाता है प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स यानी सॉरी हाँ, प्लेटलेट्स सबसे ऊपर जाएगा। और इस विधि के द्वारा क्या अलग किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा प्लाज्मा अलग किया जाता है। क्या अलग किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया जाता है। तो सबसे नीचे क्या बैठेगा, इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज हाइपरबोलिक, स्ट्रेंथ लाइन, पैराबोलिक या फिर सिग्मोइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्मोइड। टीजीटी 2021, टीजीटी 2005 और इसके अलावा नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बायोलॉजी पूछा जा रहा है तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। बस पेशेंस के साथ आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिग्मॉइड। हीमोग्लोबिन का वियोजन चक्र जो होता है वो सिग्मॉइड होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है। अच्छा, कितना नहीं पूछा है, पूछा है कि ये कैसा होता है। स्लाइटली एसिड, स्ट्रांगली एसिडिक, स्लाइटली एल्काइन या फिर न्यूट्रल। ब्लड प्लाज्मा का पीएच कैसा होता है, तो इसका जो हम सभी को मतलब आपको पता होगा, जनरली ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। और अगर पीएच जो है 7 के एबव जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, अगर 7 के एबव जाता है तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। यानी कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइटली क्षारीय। स्लाइटली क्षारीय क्यों, क्योंकि अभी ये 7 के ही नियर में है, जब इधर चला जाएगा तो ये स्ट्रांगली एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंद, एक मिनट यार, हिपेरिन, हीरोडिन, हिस्टामिन या फिर सीरोटोनिन, अच्छा इसमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। एंटीकोगुलेंट का कार्य क्या करता है, तो हीरोडिन जो है ये एक क्या कहते हैं वहाँ से प्राप्त किया जाता है, हीरोडिनेरिया से। हीरोडिनेरिया यानी लीच से प्राप्त करने वाला एक एंटीकोगुलेंट है। इसके अलावा हिपेरिन जो है ये भी एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। यानी कि ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये करते क्या है, तो ये ब्लड का थक्का जमने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द डायाफ्राम, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। फेनरिक, स्प्लेनिक, कॉर्डुअल या फिर रीनल। सही जवाब ऑप्शन ए, मध्य यानी कि फेनरिक धमनी मध्यपट यानी डायाफ्राम को रक्त प्रदान करती है। फेनरिक धमनी गर्दन से निकलती है और फेफड़े और हृदय से गुजरते हुए डायाफ्राम तक पहुंचती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाए जाते हैं। विसरल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल या ऑल ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरस्केलेटल मसल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल में उपस्थित होते हैं। जबकि जो आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, जो विसरल्स मसल होते हैं वो स्केलेटल मसल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, जबकि ये जो होते हैं विसरल मसल्स और स्केलेटल मसल में अनुपस्थित होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, कार्डियक मसल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द
एज एरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉय बाय, पुराने रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, यानी कि जो पुराना आरबीसी है वो कहाँ पे नष्ट होता है, प्लीहा और यकृत, हृदय और फुफ्फुस, वृक्क या फिर पित्ताशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पुराने आरबीसी हैं वो स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, यानी कि उनको ख़त्म किया जाता है। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है तथा इन लाल रुधित कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिन तक होता है। कितना होता है? 120 दिन तक होता है। निर्माण इनका बोन मैरो में होता है और मरते ये कहाँ पे है? यकृत और स्प्लीन में, यानी कि लीवर और स्प्लीन में ये नष्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में फ्रेंड्स बीपीएससी डीआरई और यूपी पीजीटी को और साथ ही साथ जीआईसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जा रही हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी में पूछे गए हो, बिहार पीजीटी में या यूपी पीजीटी टीजीटी में, एलटी ग्रेड, केवीएस एनबीएस, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारा क्लास कैसा है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे और जैसा कि आप लोगों की डिमांड है यूपी टेट के क्लासेस के लिए, तो कल से आपकी यूपी टेट की क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मैं भी बिजी थी इसलिए हो नहीं पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस कल से आपकी यूपी टेट की भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करवा दी जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है इसमें से सत्य कौन सा है। पहला दिया है कॉर्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में आगे की ओर होता है। इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लो इंटीरियर इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स। दूसरा दिया है इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लो पोस्टीरियर इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तीसरा आपके सामने दिया इनवर्टिब्रेट्स ब्लड फ्लो पोस्टीरियर इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स। इसका जवाब तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कॉर्डेट्स दिया है और यहाँ पे देखिए वर्टिब्रेट्स दिया है, इनवर्टिब्रेट्स दिया है। कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अंतर क्या है, अगर आपको पता है दोनों में क्या डिफरेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सबका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपके कमेंट का मैं इंतजार भी करूँगी। ठीक है, कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट में क्या अंतर है। बाकी इसमें जो सही बात कही जा रही है वो ऑप्शन बी सही है कि कॉर्डेट में रुधिर का जो बहाव है वो उनके ब्लड वेसल्स के डॉर्सल साइड में यानी कि पृष्ठवाहिनियों में पीछे की ओर होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कशेरुकी होते हैं यानी जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें रुधिर जो होता है ब्लड हृदय से सदैव बंदवाहिनी क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा धमनी यानी कि क्या बोलते हैं आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, इन सब में जो है ब्लड बहता है। रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर के बहाव को बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें उनका ब्लड उनके वेन्स, आर्टरी और कैपिलरी से होकर बहते हैं उन्हें क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम वाले एनिमल कहा जाता है, जैसे कि कॉर्डेट्स में होता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कॉर्डेट्स में डॉर्सल वेसल्स में रक्त आगे से पीछे की ओर तथा प्रमुख रुधिर वाहिनियां यानी कि वेंट्रल वेसल्स में पीछे से आगे की ओर बहती हैं। कॉर्डेट्स में आहार नाल से रुधिर लाने वाली सिरा हृदय में न जाकर यकृत में जाती है और इस प्रकार एक यकृत निर्वाहिका यानी कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनाती है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने 3-4 स्टेटमेंट आपको बता दिए, इनमें से कोई भी पूछ ले तो आप उसको सही मार्क करके चले आइएगा। बाकी ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आपने देखा ही होगा यूपी पीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपी पीजीटी में आया हुआ है, तो अगर आप पीजीटी का एग्जाम जो 9 और 10 मई को है उसको देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट हीमोग्लोबिनीमिया का कारण है। मेथ हीमोग्लोबिनीमिया इज कॉज्ड बाय। मेथ हीमोग्लोबिनीमिया किसके कारण होता है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर, लेड टॉक्सिसिटी, फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर या फिर ऑक्सीटोसिन। जब मेथ हीमोग्लोबिनिया होता है तो ऐसा होता है जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी मात्रा जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है
हमारे जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में मौजूद जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उसमें जब बढ़ जाती है तो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया नामक रोग जो है वो हो जाता है। ये कैसा विकार है या कैसा रोग है? तो ये ब्लड से संबंधित रोग है। जो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, जिसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 1% से अधिक स्तर पर मेथोमायोग्लोबिन के होने के कारण जो है उत्पन्न होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरियर, यानी कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरियर करता है, कितने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर सकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संवहन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें ब्लड की, तो ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन का वहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन के संवहन के लिए विशेष रंगीन पदार्थ पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए वो रंगीन पदार्थ क्या है, तो वही हीमोग्लोबिन है। वो जो रक्त को ब्लड को रेड करता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, और जो ये हीमोग्लोबिन है, ये एक लौह युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया यानी कि सिकल, जिसे हाशिया रोग कहा जाता है, ये अरक्तता का लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए चला करिए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो आप फट से जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ऐसा मत सोचा करिए कि ये रिकॉर्डेड वीडियो मैम नहीं देखेंगी। मैं आपके हर एक कमेंट को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ और उस पर रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई सुपर चैट वगैरह नहीं मांगा जा रहा है, जबकि ऑप्शन होता है सुपर चैट का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही हूँ आपसे, बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, इतना ही करने के लिए बोल रही हूँ। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के लक्षण पूछा जा रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया पहला दिया है, अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, दृढ़ एवं लसलसी लाल रुधिर कण, हसियाकार लाल रुधिर कण, या इनमें से सभी। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका सिकल सेल आरबीसी होता है, जो हमारा आरबीसी होता है। वैसे हमारी आरबीसी किस शेप की होती है, अगर आपको पता है तो बताइए। ये बाइकॉनकेव होती है हमारी आरबीसी। लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो आपने हंसिया देखा होगा, हंसिया जिससे घर में गाँव में आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तब तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक ऑर्गन होता है, एक औजार होता है, जिससे गाँव में पहले सब्जी वगैरह काटी जाती थी। अब बरसीन वगैरह, चारा वगैरह काटा जाता है गायों के लिए, और गेहूँ वगैरह काटा जाता है। इसी को हंसिया कहा जाता है। तो हमारे आरबीसी का जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। इसी को सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो जो हमारी आरबीसी होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है वो हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है, आणविक संरचना के कारण ये सिकुड़ कर हंसियाकार हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या ये जेनेटिक डिजीज़ है, तो आपको बता दें, जी हाँ, ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। यह रोग आमतौर पर बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज डिजीज ऑफ। सिकल सेल एनीमिया कैसा बीमारी है, कैसा डिजीज है? कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, फेरिक आयन, या ऑल ऑफ दिस। नहीं 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 नहीं, सॉरी। सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? एक रोग है रेड ब्लड सेल्स, बेसोफिल, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट। सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया कि आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाती है और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और सिकुड़ कर ये हंसियाकार हो जाती है। तो ये आरबीसी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पीसीएस तक के एग्जाम को कवर अप करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आरबीसी का जो रंग है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है? तो हम सभी को पता है, आयरन की उपस्थिति, लोहे की उपस्थिति के कारण, फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण जो है आरबीसी का रंग, जो हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। इसमें
केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है वो अनुपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना होता है। और अगर आरबीसी का जीवन काल पूछ ले, लाइफ स्पैन पूछ ले, तो ये 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन, आप WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। आई होप आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे कुछ साथी सहयोगी ऐसे हैं जो हर दिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े रहते हैं। आप 40 क्वेश्चन तक वेट करिए, उसके बाद हम उनके नाम भी आपको दिखाएंगे। उससे उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग भी कमेंट करेंगे और हमको भी मोटिवेशन मिलता है उनके कमेंट देख के। हम भी जब मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि हाँ, हमारे जो दोस्त यार हैं वो हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके लिए कुछ और अच्छा किया जाए, कुछ और बेटर किया जाए। ठीक है, तो अभी हम आपको 40 क्वेश्चन के बाद उनके कमेंट दिखाएंगे। अगर आप उनके कमेंट देख के संतुष्ट होते हैं तो आप भी इस तरह से, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं भी उनके हर एक कमेंट का पर्सनल रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप भी अपने कमेंट, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस, कोई डाउट, हर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मेचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, इसी को आरबीसी के नाम से जाना जाता है, इसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसी को लाल रक्त कणिका कहा जाता है हिंदी में, और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है। दिया गया है, रक्ताणुओं में परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है। रक्ताणु क्या? यानी कि इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। इसमें परिपक्व के लिए क्या होना आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन सी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं हमने आपको सबके साइंटिफिक नेम भी बताए थे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे मैंने आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे नाम और उनसे होने वाले डिजीज़ भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए, आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में वो सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्लड सर्कुलेशन। आप किसी भी टॉपिक को स्किप करके नहीं जा सकते, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे वो ह्यूमन डाइजेशन हो, जेनेटिक्स हो, सबके क्वेश्चन क्रम वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको करवाए गए हैं। आप उन सबको भी देखिए और उस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए और डीएनए के संश्लेषण तथा रुद्राणुओं के निर्माण में भाग लेने वाला एंजाइम का सह एंजाइम होता है। अतः यह आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कौन? विटामिन B12। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। A person having antigen A and B but no antibody belongs to the blood group। यानी कि किसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन A और B है परंतु उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको बता दें ब्लड ग्रुप की, तो आप सभी को पता होगा ब्लड ग्रुप टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इसका जवाब अभी हम आपको देंगे, लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जिनको कार्ल लैन स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। कार्ल लैन स्टीनर को फादर ऑफ ब्लड के नाम से भी, मतलब ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें से आपका एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसे स्वर्वदाता कहते हैं और एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसे स्वर्वग्राही कहते हैं। अब उसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, इनमें में से कौन सा ब्लड ग्रुप स्वर्वदाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप स्वर्वग्राही के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन A और एंटीजन B होता है परंतु कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप A जो होता है इसमें एंटीबॉडी B पाई जाती है, एंटीजन A पाया जाता है और ये जो ब्लड दे सकता है, ये ब्लड दे सकता है A और AB को।
ये वाला किसको दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। इसके अलावा अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ए होती है और एंटीजन जो होता है वो बी होता है, और ये ब्लड जो दे सकता है ये ब्लड दे सकता है बी और ए बी को, बी और ए बी को। इसके अलावा अगर बात करें हम ब्लड ग्रुप ए बी की, ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है और एंटीजन जो होता है वो ए बी होता है, एंटीजन जो होता है वो ए बी होता है। और ये ब्लड दे किसको सकता है, तो ये ब्लड दे सकता है ए बी को। किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसके अलावा हम अपने लास्ट वाले की बात करें तो इसमें जो है एंटीबॉडी ए बी होता है, एंटीबॉडी ए बी होता है, जबकि एंटीजन पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। और अगर ये कहें ब्लड देगा किसको, तो ये ब्लड देता है ए को, ए बी को, ओ को और बी को। ठीक है, ये आपके सामने जवाब है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें ए और बी एंटीजन होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। ए बी जो होता है इसमें एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप। सर्वदाता व्यक्तियों का रक्त समूह होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूछा कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल गया है कि जो सर्वदाता होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। ओ जो होते हैं ये सर्वदाता होते हैं और सर्वग्राही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सर्वदाता क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी ए भी होती है लेकिन कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सबको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ओ में भी ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सर्वदाता होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या ओ निगेटिव होते हैं। ओ तो होते हैं लेकिन ओ पॉजिटिव ज़्यादा बेटर होते हैं कि ओ निगेटिव ज़्यादा बेटर होते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। एक क्वेश्चन और देखने के बाद हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन। फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन किस में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा एंड सिंथेसाइज्ड इन लीवर, बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर, प्रोड्यूस इन ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ नोड्स, या फिर बोन एंड सिंथेसाइज्ड इन द बोन मैरो। फाइब्रिनोजन किस में पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा और यकृत में संश्लेषण होता है, या फिर पित्त यकृत में उत्पन्न होता है, रक्त प्लाज्मा और लिम्फोनोड्स में उत्पन्न होता है, या फिर अस्थि और अस्थि मज्जा में संश्लेषित होता है। फाइब्रिनोजन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये पाया जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ब्लड प्लाज्मा एंड इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, रक्त प्लाज्मा और यकृत में संश्लेषित होता है कौन, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है और इसमें कोई भी प्रोटीन या एंजाइम नहीं होता है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है लेकिन लिम्फ नोड द्वारा उत्पन्न ये नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। बात करें फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो संश्लेषण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आप भी इस वीडियो पे कमेंट कर सकें। कमेंट मेरे लिए के लिए हमारा वीडियो ठीक है हुआ है मनु अंसारी जी का। इन्होंने क्लास पे लिखा है, जो ब्लड सर्कुलेशन का क्लास है, इस पे लिखा है नाइस सेशन। आपको बिलीव नहीं होता तो आप देख लीजिए, मैंने हर एक को पर्सनली रिप्लाई किया हुआ है। अभी 1 घंटे पहले ये कमेंट आया हुआ है और मैंने उतने ही देर में इनके कमेंट का रिप्लाई भी कर, मैं आपको दिखा, हर एक का रिप्लाई मेरे द्वारा किया गया है। इस तरह से आप चाहें तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कर सकते हैं। फनी बेबी गर्ल, सोनी कुमारी, नीलम यादव। नीलम यादव हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं और लगभग हर वीडियो पे इनका कमेंट देखने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच नीलम जी। इसके अलावा अभिजीत अवस्थी, NS इंडियन और कविता कुमारी, नीलम यादव, अर्चना रावत, नीलम यादव, अर्चना रावत, इन सब का कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप भी कमेंट में मोटिवेट किया करिए। हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का इनर्वेशन मुख्य रूप से किसके लिए होता है। इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरी मीन्स फॉर, किसके लिए होता है, हृदय के धड़कन की शुरुआत के लिए, हृदय के धड़कन का विनिमय के लिए, पेसमेकर की सक्रियता के लिए, या फिर एसिटिलकोलिन की मुक्ति के लिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी यानी कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनर्वेशन वह प्रक्रिया है जो हृदय की जो धड़कनें होती हैं, हार्ट बीट जो होता है, इसको नियंत्रित यानी कि रेगुलेट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हृदय की धड़कन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो एस ए नोड से होती है, यानी साइनो एट्रियल नोड के द्वारा होती है। एस ए नोड को ही पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें एसिटिल कोलिन की, तो एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर आवेग वाहक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कारक थक्का बनने के बाद थक्के के क्रम में प्रवेश करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड फैक्टर इंटर द क्लॉटिंग सिक्वेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, LLF, PTC, PTA या फिर SPCA। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, SPCA। SPCA रक्त के थक्का जमने के बाद सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एसिलेटर थक्के के क्रम में प्रवेश करते हैं। एस से सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन और एसिलेटर थक्के के क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे बात करें अगर LLF की, तो इसे लॉकी लेवेनल कारक के रूप में जाना जाता है, यानी कि लॉकी लेवेनर फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। यह कारक संख्या 13 जो रक्त के थक्का बनने के बाद जो है वो दर्ज होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में ये महत्वपूर्ण होते हैं और रक्त का थक्का बनने के बाद ये दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें PTC की, PTC तो यह जो है 9 प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन घटक है जो रक्त के थक्का बनने के बाद थक्के के क्रम में प्रवेश नहीं करता है, यानी कि ये क्या करता है, प्रवेश नहीं करता है। PTA क्या है, तो ये प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन एंटी एसिडेंट है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एसिडेंट है, और इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप अच्छे से करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लड इन कैरियर, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, एरिथ्रोसाइट के अंदर, प्लाज्मा में घुले बाइकार्बोनेट अम्ल के रूप में या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के संयोजन से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट अम्ल के रूप में किया जाता है। यह लगभग 20 से 25% RBC के माध्यम तथा 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिशेज, एम्फीज, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे इनके बारे में इनकी हर एक विशेषता मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट यानी एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, उनको भी जरूर देखिए। अब यहाँ पे हम आपको इनके हर्ट के बारे में बताएंगे, किसमें किस प्रकार के हर्ट पाए जाते हैं। अगर बात करें फिशेज की यानी मछलियों की, तो इसमें ट्रांजिशनल हर्ट पाया जाता है, तो ये A का V हो जाएगा और A का 2 हो जाएगा। उसके बाद एम्फीबियंस की बात करें तो फिशेज में जो होता है वो ब्रांच हर्ट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ब्रांकियल हर्ट पाया जाता है, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। उभयचर में ट्रांजिशनल पाया जाता है, फिशेज में ब्रांकियल पाया जाता है। सरसरीप यानी कि रेप्टाइल्स में भी ट्रांजिशनल हर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स में जो है ये डबल हर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसका 1 का 1, A का 1 यानी कि 1 2 2 3 3, ये इसका सही जवाब होना चाहिए। आप देख लीजिए किस क्वेश्चन में इसका दिया है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक, फिशेज में ब्रांकियल, एम्फीबियंस में ट्रांजिशनल, सरसरीप में ट्रांजिशनल, बर्ड और मैमल्स में दोहरा हृदय यानी कि डबल सर्कुलेशन, डबल परिसंचरण देखने को मिलता है। अगला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट किसमें उच्च सांद्रता में पाया जाता है। UPPCL 1999, 2000, 2001, यानी कि कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। RBC का लाइफ स्पेन क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, मेच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट कंटेन, जो परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट होता है, RBC होता है, ये क्या कंटेन करता है, तो ये जो है क्या ये RNA और DNA दोनों कंटेन करता है, बिल्कुल नहीं।
लेकिन कोई डीएनए नहीं, मतलब आरएनए करता है लेकिन डीएनए नहीं, ये भी नहीं। नाइदर डीएनए नॉर आरएनए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए ये जो है ना कोई आरएनए कंटेन करता है, ना ही डीएनए कंटेन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन गेट्स किल्ड बाई साइनाइड बिकॉज ऑफ इफेक्ट द फंक्शन ऑफ। साइनाइड द्वारा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसके कार्य को प्रभावित करता है। साइनाइड किसके कार्य को प्रभावित करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन, यूमिनोग्लोबिन या फिर थ्रोम्बिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कार्य को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाएगा। साइनाइड जो होता है, आपने सुना होगा कि आज तक कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया, कोई ये नहीं बता पाया ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ये बहुत क्रियाशील पॉइजन होता है। जैसे ही ये जीवा पे टच होता है तुरंत ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइनाइड आयन, एंजाइम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर अणु हीमोग्लोबिन में लौह परमाणुओं के साथ अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन वितरण का प्रतिरोध कर देते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में फैल रही है उसको रोक देते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है और इसके पिता का रक्त समूह ओ है तो उसकी माँ का रक्त समूह क्या होगा? कोई बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी है। कैसा है? ए बी है। और इसका फादर कैसा है? इसका फादर जो है ओ है। अब इसकी माँ का ब्लड ग्रुप पूछा है, कोई बच्चा क्या है? ए बी है, ठीक है। इसकी माँ का ब्लड ग्रुप पूछा है तो इसकी माँ का ब्लड ग्रुप जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? क्योंकि ये बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ओ है तो उसकी माँ का ए भी होगा, उसकी माँ का ए भी होगा क्योंकि बच्चे का ए भी है ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट सेल आर प्रोड्यूस इन। बी लिम्फोसाइट कोशिका उत्पन्न होती है। बी लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये बोन मैरो में होती है। कहाँ होती है? बोन मैरो में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिम्फोसाइट के दो मुख्य प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल्स और टी सेल्स। बी कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करती है जिनका प्रयोग हमलावर बैक्टीरिया, विषाणु, विषाक्त पदार्थ इन सब पे प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है। और जो टी लिम्फोसाइट होती है इनका क्या कार्य है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए टी लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है, ठीक है। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट को जो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे तो आपको भी मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का जमने के दौरान प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला जाता है, किसकी उपस्थिति में, किसके कारण जो है ये प्रक्रिया जो है वो संभव हो पाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सी ए, यानी कि कैल्शियम आयन के कारण जो है ये संभव हो पाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन यानी स्कंदन के लिए निम्नलिखित तत्व का धनात्मक आवश्यक है। द कंटेन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर कोगुलेशन। किसका? तो अभी हम लोगों ने देखा था कैल्शियम आयन का। किसका? कैल्शियम आयन का, सी ए प्लस प्लस, इसकी ये जो है आवश्यक होता है। अगला, क्लोराइड आयन कंटेन इज हायर इन। क्लोराइड आयन की मात्रा उच्च होती है। क्लोराइड आयन की मात्रा किसमें उच्च होती है? एट्रियल आरबीसी, वेनस आरबीसी, इक्वल आरबीसी या फिर आरबीसी ऑफ ऑल वेन्स एंड आर्टरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सिराओं तथा एक विशेष धमनी की लाल रक्त कोशिकाओं में क्लोराइड आयन की मात्रा जो है वो उच्च होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है उसमें क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं, ठीक। अगर क्लोराइड आयन ब्लड से प्लाज्मा में चले जाते हैं तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसी घटना को क्लोराइड शिफ्ट या एक साइंटिस्ट थे हैम्बर्ग जिन्होंने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पे इसे हैम्बर्ग घटना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित एक रक्षात्मक प्रोटीन है? लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित रक्षात्मक प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन, फ्लेवोप्रोटीन, विली प्रोटीन या फिर ग्लोब्यूलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूमिनोग्लोब्यूलिन। यूमिनोग्लोब्यूलिन रक्षात्मक प्रोटीन है जो लिम्फोसाइट व प्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। बिलिरुबिन यकृत से उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है जिसके कारण यह आरबीसी को लाल रक्त प्रदान करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय यौगिक बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पेपर नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। रुधिर में हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपरिवर्तनीय कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलीज। निम्नलिखित में से कौन विलीज के सर्कल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? हाइपोफाइसिस, थायराइड, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। सही जवाब ऑप्शन ए, हाइपोफाइसोसिस। सर्कल ऑफ बिलीज धमनियों का घेरा होता है, यानी कि जो आर्टरीज होते हैं उनका घेरा होता है। हाइपोफाइसिस को रक्त की आपूर्ति यानी सप्लाई करता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मानव अंतःस्रावी तंत्र की हाइपोफाइसिस नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइपोफाइसिस नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं द्वारा उत्पादित हार्मोन्स को सीधे ब्लड में प्रवाहित करता है। इसका नाम थाइमस बिलीज, एक साइंटिस्ट थे थाइमस बिलीज, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की तुलना में निम्नलिखित में से किसकी हीमोग्लोबिन के लिए अधिकतम समानता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अधिक समानता रखता है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से 200 गुना अधिक एफिनिटी रखती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज मोस्टली कैरीड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर रक्त द्वारा किस रूप में वहन किया जाता है? बाइकार्बोनेट, इनसॉल्यूट, कार्बोनिक एसिड या फिर फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, अणुओं को रक्त द्वारा शरीर के ऊतकों से फेफड़ों तक 3 तरीकों में से एक के द्वारा पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट जो लगभग 70% होता है, आरबीसी में 20 से 25% अभी मैंने बताया, और ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से 7% प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है। यानी कि 70% बाइकार्बोनेट आरबीसी के द्वारा, 20 से 25% और 7% जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, 98% हीमोग्लोबिन डैश वयस्क मनुष्यों में पाया जाता है और 98% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द एडल्ट ह्यूमन। 98% हीमोग्लोबिन जो वयस्क मनुष्यों में पाया जाता है, एडल्ट में पाया जाता है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F या हीमोग्लोबिन S। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन ए, जो वयस्कों में 98% तक पाया जाता है। बात करें हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन A2 जो होता है इसे हीमोग्लोबिन ऐसे A2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो वयस्कों में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन का लगभग 2 से 3% होता है। और हीमोग्लोबिन F जो होता है ये 2.5 होता है और यह प्राथमिक हीमोग्लोबिन है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में ही शरीर में निर्मित हो जाता है, हीमोग्लोबिन F। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या फिर ग्लोब्यूलिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन ये आदि जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कणिका युक्त होती है यानी कार्प सेल्स अर्थात रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है और यह ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। या प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है तो ये क्या है? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटी डिजीज एंड द जीन ऑफ द डिजीज इज लोकेटेड इन। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो इस रोग का जीन स्थित होता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। इसका जो जीन होता है वो किस पे उपस्थित होता है, क्रोमोसोम नंबर किस पे होता है। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 23 पेयर में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और जितने भी जेनेटिक डिजीज होते हैं ये इन्हीं क्रोमोसोम को प्रभावित करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हीमोफीलिया जो है इनमें से किस पे होता है। 21वां गुणसूत्र, सभी ऑटोनॉमस, साइटोप्लाज्मिक डीएनए या फिर लिंग गुणसूत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र में हीमोफीलिया के जो विकार होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यह एक अप्रभावी लक्षण है। हीमोफीलिया के रोगियों में चोट पर काफ़ी समय यानी कि 1 से 2 या फिर 24 घंटे तक ब्लड जो है वो बहता रहता है, क्योंकि इसमें ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड जो है वो लगातार बहता रहता है। इसलिए इसे रक्तस्रावण रोग यानी कि ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। या एक्स गुणसूत्र से जुड़ा रेसेसिव जीन होता है। किससे? एक्स गुणसूत्र से जुड़ा जो है रेसेसिव जीन होता है। इसके अलावा इसी को शाही रोग के नाम से जाना जाता है, शाही डिजीज के नाम से जाना जाता है, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है हीमोफीलिया ये सबसे पहले क्या बोलते हैं महारानी विक्टोरिया हैं उनकी फैमिली में देखने को मिला था। इसीलिए जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रानी महारानी पहले के जो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ये सब होती थी तो ये ग्लैब्स लगा के रखती थी हाथों में। क्यों? क्योंकि हाथों में स्क्रैच ना आ जाए। अगर स्क्रैच आ जाता है तो इनका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जो हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं उनकी ब्लड क्लॉटिंग रुकने में बहुत टाइम ले लेता है। इसलिए ये लोग अपने हाथों को, पैरों को, हर जगह को कवर्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।